तो क्या होगा अगर आपको एक ऐसी लड़की दिखती है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है और उसके लाल बालों की वजह से जो भी उसको देखता है तो वो उसका दीवाना ही हो जाता है। पर इसी के साथ इस दुनिया में जितने भी राजा महाराजा होते हैं वो सब इस लड़की को पाना चाहते हैं, पर एक लड़की सभी के पास तो नहीं जा सकती है, इसलिए सभी लोग उस लड़की को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी का भी नहीं होने दूंगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि जंगल में अकेले टहल रही होती है और कुछ हब्स को इकट्ठा कर रही होती है, और इस लड़की के लाल बालों की वजह से ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ के प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि अब मैं जवान हो गया हूँ तो मुझे इस राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। तभी वहाँ पर एक आदमी प्रिंस को बताने लग जाता है कि हमारे राज्य में एक ऐसी लड़की है जिसके सर पर लाल बाल है और वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। फिर उसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शिरायुकी होता है और वो यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर में काम कर रही होती है, और तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है जो कि उससे कहती है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, पर बस मैं यहाँ पर तुम्हारी खूबसूरती देखने के लिए रोज आती हूँ। अब वो बूढ़ी अम्मा उस लड़की को ताड़ने के बाद में खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर उस स्टोर में एक और आदमी आता है जो कि उसी प्रिंस का भेजा हुआ एक सिपाही होता है, और शिरायुकी से कहने लग जाता है कि हमारे प्रिंस चाहते हैं कि आप उनकी वाइफ बनो, इसीलिए मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। जिसको सुनकर शिरायुकी वहाँ पर शॉक हो जाती है और उस आदमी से कहने लग जाती है कि आखिर इतने बड़े प्रिंस को मेरे जैसे मामूली लड़की के साथ में शादी क्यों करनी है। तो वो आदमी उसको बताने लग जाता है कि तुम्हारे सर पर जो लाल बाल है उसकी वजह से तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो, और अगर तुमने हमारे प्रिंस से शादी नहीं की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर अगले सीन में शिरायुकी अपना बैग पैक करने लग जाती है और एक शीशे में अपना चेहरा देखती है और फिर एक कैंची लेकर अपने बालों को वहीं पर काट लेती है, और फिर वो अपने घर के सारे दरवाजों को बंद करने के बाद उस शहर को ही छोड़कर वहां से चली जाती है। पर उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं पता होता है कि अब वो यहाँ से आगे कहाँ जाएगी, और एक जंगल में ही भटकने लग जाती है जहाँ पर उसको एक अनजान घर दिखता है। तो वो उसके पास जाकर आवाज लगाने लग जाती है, लेकिन उसके अंदर से किसी का भी जवाब नहीं आता है, जिससे कि अब शिरायुकी उस घर के बाहर ही बैठकर वहाँ पर सो जाती है। फिर अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो पाती है कि एक लड़का उस घर के दीवार को फांद कर बाहर आ रहा होता है, जिसको देखकर शिरायुकी वहाँ पर खो सी जाती है क्योंकि उसको वो लड़का वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। पर जब वो लड़का उस दीवार को फांद रहा होता है तभी उसका पैर उस दीवार पे लड़ जाता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है, जिससे कि उस लड़के के हाथ में चोट आ जाती है। और तभी वहाँ पर कुछ आदमी भी आने लग जाते हैं, जिससे कि वो लड़की वहाँ से चुपचाप खिसकने की कोशिश करती है, पर वो लड़का वहाँ पर शिरायुकी को देख लेता है और उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने अपना मुंह इस कपड़े से क्यों ढक रखा है। अब उसके बाद वो लड़का वहाँ पर अपनी तलवार को निकाल लेता है और शिरायुकी के चेहरे से कपड़ा हटा देता है, जहाँ पर अब ये लड़का भी शिरायुकी को देखता ही रह जाता है और सोच रहा होता है कि उसने आज तक कभी भी लाल बालों वाली इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कहीं भी नहीं देखी है। तभी शिरायुकी उसको बताने लग जाती है कि वो बस यहाँ पर रास्ता भटक गई थी, इसलिए वो यहाँ पर रात बिता रही थी। तभी वो उस लड़के के हाथ में चोट का निशान देखती है और अपने बैग से दवाइयों को निकालने लग जाती है। पर इसको देखते ही वो लड़का वापस से अपनी तलवार को निकाल लेता है और उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम अपने बैग से कौन सा हथियार निकालने वाली हो। लेकिन तभी अचानक से शिरायुकी उस लड़के के तलवार को पकड़ती है और खुद ही अपने हाथ पर अटैक कर लेती है, और फिर अपने बैग से दवाई निकाल कर अपने हाथ पे लगा लेती है और कहने लग जाती है कि मैंने अपने बैग में कोई हथियार या जहर नहीं बल्कि दवाइयाँ रखी हुई हैं। और इसको देखने के बाद वो लड़का वहाँ पर अपने हाथ की चोट को भी आगे बढ़ाकर शिरायुकी से कहने लग जाता है कि क्या तुम वो दवाई मेरे हाथ की चोट पर भी लगा सकती हो। जहाँ पर वो जो आदमी भागते हुए आए थे वो यहाँ पर इस लड़के के ही दोस्त होते हैं, और फिर सब लोग उसके बाद घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर शिरायुकी उस लड़के के हाथ में दवाई लगाने लग जाती है। जहाँ पर वो आदमी शिरायुकी से कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो, तो तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों भटक रही हो। पर शिरायुकी वहाँ पर उस लड़के को इग्नोर कर देती है और उसको कुछ भी नहीं बताती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शिरायुकी वापस से जंगलों में जा रही होती है और वो लड़का भी उसके साथ में होता है, जहाँ पर शिरायुकी बता रही होती है कि उसे इस तरह का माहौल बहुत ज्यादा पसंद है और वो हमेशा ही इस तरह के माहौल में आया करती है। तभी घूमते वक्त शिरायुकी के बाल वहाँ पर एक पेड़ पर फंस जाते हैं, जिससे कि वो उस लड़के जिसका कि नाम यहाँ पर जेन होता है उससे मदद मांगती है, पर जेन यहाँ पर उसकी मदद करने से मना कर देता है और उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझे बताओगी कि तुम इन सारी जगहों पर अकेली क्यों भटक रही हो। तो फिर अब शिरायुकी यहाँ पर जेन को सारी बातें बता देती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं और जेन के ये जानने के बाद कि शिरायुकी जिस टाउन में रहती है वहाँ का प्रिंस उसके पीछे पड़ा हुआ है, जिससे कि शिरायुकी को अपना टाउन छोड़कर वहाँ से भागना
पड़ा। तो इसके लिए जेन भी वहाँ पर गुस्सा होने लग जाता है और शिरायुकी से कहने लग जाता है कि तुमने अच्छा किया कि तुमने उस टाउन को छोड़ दिया। जहाँ पर जेन शिरायुकी की खूबसूरती की थोड़ी बहुत तारीफ भी करता है और शिरायुकी उससे इम्प्रेस हो रही होती है और उससे कह रही होती है कि तुम बहुत ही अच्छी बातें करते हो। फिर उसके बाद वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं, जहाँ पर जेन को अपने घर के बाहर एक टोकरी मिलती है और उसमें वो रिबन भी होता है जहाँ पर शिरायुकी के अपने बाल काटते वक्त अपने घर पे ही छोड़ दिया था। अब उसके बाद वो दोनों उस टोकरी को अपने घर के अंदर ले आते हैं जिसमें कि बहुत सारे सेब होते हैं और जेन वहाँ पर कहने लग जाता है कि लगता है उस प्रिंस ने तुम्हारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। जहाँ पर शिरायुकी उदास हो रही होती है कि उसके टाउन को छोड़ने के बाद भी वो प्रिंस उसका पीछा कर रहा है, पर इसको देखकर जेन को वहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है और वो अपना चोट वाला हाथ ही टेबल पर मार देता है, जिससे कि जेन को वहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और शिरायुकी उसको बेवकूफ समझ रही होती है। अब उसके बाद जेन वहाँ पर शिरायुकी से पूछता है कि तो फिर अब तुम उस प्रिंस से बचने के लिए क्या करने वाली हो। जहाँ पर शिरायुकी उस टोकरी में से एक सेब को उठाती है और उसको देखने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेन आके शिरायुकी के हाथ से जबरदस्ती उस सेब में से एक बाइट खा लेता है, जिसको कि जेन के दोस्त वहाँ पर देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिरकार जेन इस लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी तरफ जेन के उस सेब के बाइट को खाने के बाद उसको बहुत अजीब लगने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसको देखने के बाद तो अब शिरायुकी वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और वो तुरंत ही उस सेब को चेक करने लग जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि इन सब सेबों में तो जहर मिला हुआ है। और वहाँ पर जेन के जो दोस्त होते हैं वो शिरायुकी से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम एक डॉक्टर हो तो फिर क्या तुम यहाँ पर जेन का इलाज कर सकती हो। जहाँ पर शिरायुकी भी अपने बैग में से दवाइयों को निकालने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसी प्रिंस का भेजा हुआ सिपाही वापस से आ जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है हमारा भेजा हुआ सेब शिरायुकी की जगह किसी और ने खा लिया है। जहाँ पर शिरायुकी उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम लोग ये सब यहाँ पर क्यों कर रहे हो। तो वो सिपाही वहाँ पर बताने लग जाता है कि अगर तुम्हें इस लड़के की जान को बचाना है तो तुम्हें हमारे प्रिंस के पास चलना पड़ेगा, वही तुम्हें इस जहर का इलाज बता सकते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिरायुकी उस प्रिंस के पास पहुंच गई होती है, जहाँ पर वो प्रिंस शिरायुकी को अच्छे से ताड़ रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम सच में दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। अब शिरायुकी वहाँ पर उस जहर के इलाज के बारे में प्रिंस से पूछने लग जाती है, पर वो प्रिंस वहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई है, क्योंकि तुम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करके ये शहर छोड़कर ही भाग गई थी, इसलिए मैं तुम्हें उस जहर का इलाज तभी बताऊंगा जब तुम मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी। जिसके लिए शिरायुकी वहाँ पर मना कर देती है और वो प्रिंस वहाँ पर शिरायुकी से कहने लग जाता है कि अगर तुम मेरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी एक जहर वाला सेब खिला दूंगा। जहाँ पर अब शिरायुकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, और तभी वहाँ पर वो प्रिंस आकर शिरायुकी के साथ में छेड़छाड़ करने लग जाता है और उसको इधर उधर छूने लग जाता है। तो फिर अब शिरायुकी वहाँ पर गुस्से में उस प्रिंस को अपने आप से दूर करती है और तभी उन दोनों को बाहर से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जेन ही होता है, जो कि उस महल के सभी गार्ड्स को हराकर वहाँ पर आ गया होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। जहाँ पर वो जो सिपाही होता है वो भी वहाँ पर जेन से लड़ने के लिए जाता है और जेन वहाँ पर अपनी एक ही अटैक से उस सिपाही को आराम से हरा देता है, जिसको कि देखकर शिरायुकी और वो प्रिंस दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अब उसके बाद शिरायुकी जेन के पास जाकर पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने तो जहर वाला एप्पल खाया था तो तुम यहाँ पर उछल कूद कैसे कर पा रहे हो। जिस पर जेन वहाँ पर शिरायुकी को बताता है कि मुझ पर जहर का कोई भी असर नहीं होता है। तभी वो प्रिंस वहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम सभी ने इस महल के अंदर घुसकर यहाँ के प्रिंस के ऊपर जबरदस्ती हमला करने की कोशिश की है, तो फिर इसकी वजह से तुम सभी को यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सजा मिल सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर जेन भी अपनी तलवार को आगे करते हुए एक चिन्ह को दिखाते हुए कहने लग जाता है कि वो भी यहाँ पर एक बहुत ही ताकतवर राज्य का एक प्रिंस है, जिसको सुनकर शिरायुकी तो वहाँ पर शॉक ही हो जाती है। और तभी जेन वहाँ पर उस प्रिंस से कहने लग जाता है कि तुमने एक दूसरे राज्य के प्रिंस को जहर वाला सेब देकर मारने की कोशिश की है, तो इसकी वजह से हमारा राज्य तुम्हारे राज्य के ऊपर हमला भी कर सकता है। जिस पर वो प्रिंस वहाँ पर जेन से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम सभी के पास क्या सबूत है कि मैंने तुमको मारने की कोशिश की है। तभी जेन के दोस्त वहाँ पर कहने लग जाते हैं कि हम इन सब चीज के गवाह हैं कि इन सब के पीछे तुम ही हो। तभी जेन वहाँ पर उस प्रिंस के पास जाकर उसको धमकाते हुए कहने लग जाता है कि
अगर तुम ये चाहते हो कि ये बात कि तुमने दूसरे राज्य के प्रिंस को मारने की कोशिश की है ये मैं किसी को ना बताऊं, तो इसके लिए हम दोनों यहाँ पर एक डील करते हैं कि तुम आज से शिरायुकी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे और उसका पीछा छोड़ दोगे। पर इसके लिए वो प्रिंस तो वहाँ पर पहले मना कर रहा होता है, तो जेन वहाँ पर उसको धमकाने लग जाता है, जिससे कि वो प्रिंस वहाँ पर पीछे जाकर गिरता है। अब जेन वहाँ पर शिरायुकी से कहने लग जाता है कि इस आदमी ने तुम्हारे साथ में पता नहीं क्या क्या किया है, तो फिर क्या तुम इसके साथ में अपना कोई भी बदला नहीं लेना चाहोगी। अब उसके बाद जेन भी वहाँ पर उस प्रिंस के पास जाती है और वही जहर वाला सेब उसको खाने के लिए देती है, जिसको देखकर तो वो प्रिंस वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। और तभी शिरायुकी वहाँ पर उस प्रिंस से कहती है कि तुम जल्दी से मुझे इस जहर का इलाज बताओ वरना तुम्हें भी ये सेब खाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वापस से वहाँ से अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर जेन भी उस जहर की दवाई पी लेता है और शिरायुकी वहाँ पर घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांग रही होती है। पर जेन के दोस्त उससे कहने लग जाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि जेन ने तो जबरदस्ती ही उस जहर वाले सेब को तुम्हारे हाथों से खाया था। अब उसके बाद जेन वहाँ पर खड़ा होता है और शिरायुकी को अपने साथ में चलने के लिए कहता है, जिसके लिए शिरायुकी भी वहाँ पर मान जाती है। और फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।